देखो गुप्त साम्राज्य। देखो भारत इतिहास का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। पूछिएगा गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, और श्रीगुप्त इसके संस्थापक माने जाते हैं और जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की। अगर इनके पुत्र की बात की जाए तो इनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। ठीक है, फिर आते हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी। पूछता है कि महाराजा धिराज की सर्वप्रथम उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, अच्छा इनकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था। उसके साथ वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। ठीक है, और इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतिहास की प्रथम राजकुमारी थी जिसके सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, अब है हमारा समुद्रगुप्त जिसे पराक्रमांक भी कहते थे। ठीक हो गया, अच्छा विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? समुद्र का मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक हो गया, और क्या कहते हैं क्योंकि जो समुद्रगुप्त है समुद्रगुप्त ने क्या कहते हैं अपने जो भी इनका जो क्या कहते हैं कार्यकाल था, जो भी इनका कार्यकाल था उसमें लगभग इन्होंने 50 से अधिक शासकों पर अपना प्रभाव इन्होंने किया था, स्थापित किया था। ठीक है, जैसे मेन जैसे यही आर्यावर्त जो उत्तर भारत था उसमें लगभग 9 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था और पराजित करके अपने राज्यों में ला दिया था। ठीक है, ऐसे दक्षिणावर्त में क्या किया था? दक्षिण भारत में लगभग 12 राजाओं को हरा दिया था और हरा करके फिर उनका क्या कहते हैं राज्य भी लौटा दिया था, लेकिन उन्हें मतलब क्या कहते हैं अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है इनकी। ठीक हो गया, अच्छा ठीक है, और ये बातें कहाँ पर लिखी गई हैं? ये सब प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलती है। ठीक है, हरिशचंद्र द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति, तो उस पर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा 6 प्रकार के सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, और सिक्के में क्या कहते हैं खुद को ये क्या कहते हैं लिच्छवी दोहित्र नाम मतलब क्या कहते हैं सिक्कों पर खुद का रखता था। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे समुद्रगुप्त की जब मृत्यु होती है ना तो उसके बाद रामगुप्त शासक बनते हैं। तो रामगुप्त जैसे शासक बनते हैं तो रामगुप्त के समय पर शकों का आक्रमण हो जाता है और शकों का आक्रमण हो जाता है तो गुरुस्वामिनी क्या कहते हैं जो उनकी पत्नी थी रामगुप्त की वो क्या करते हैं ना वो शकों को सौंप देते हैं। ठीक है, शकों को सौंप देते हैं तो फिर समय बदलता है तो उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है क्या करते हैं यहाँ पर भैया बनते हैं राजा बनते हैं। वो क्या करते हैं हमारे वो क्या करते हैं शकों को क्या करते हैं पराजित कर देते हैं। जैसे शकों को पराजित करते हैं तो खुद को क्या करते हैं वो विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजते हैं खुद को। ठीक हो गया, अच्छा जो ये रामगुप्त का उल्लेख हमें मिलता है ना ये बाण भट्टी के द्वारा हर्षचरित इसमें हमें देखने को मिलता है और राजशेखर की काव्य मीमांसा में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन बन गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं शकों को पराजित कर दिया था और इसने अब खुद को ही ये उपाधि दी थी। ठीक हो गया, अच्छा फाहियान इसी के शासनकाल में भारत आया था। पूछता है कि फाहियान किसी शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। ठीक हो गया, और होयुकी नामक ग्रंथ क्या कहते हैं मिलता है। ठीक हो गया इनका। अच्छा इन्होंने दूसरी राजधानी उज्जैन बनाई थी। मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कहते हैं शकों को पराजित किया था इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। ये एक मेन पॉइंट बन जाता है। दूसरी राजधानी पूछेगा उज्जैन को बनाई थी। ठीक है, अच्छा नवरत्न इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कालिदास वराहमिहिर शंकु धन्वंतरि शौनक अमर सिंह वैताल भट्ट गढ़पर वर रुचि। ठीक हो गया, ये क्या है इनके प्रमुख नवरत्न थे। ठीक हो गया, आर्यभट्ट इनकी नवरत्न नहीं थे। ठीक हो गया, ये इंपोर्टेंट याद रखना आर्यभट्ट नहीं थे। ठीक है, अच्छा इन्होंने 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है, मैंने बताया ना समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के चलाए थे तो इन्होंने 8 प्रकार के चलाए थे। ठीक हो गया, अच्छा चंद्रगुप्त के अभिलेख जो मिलते हैं हमें मथुरा का मिलता है, उदयगिरी का मिलता है, सांची का मिलता है और महरौली का लौह स्तंभ मिलता है। ठीक है, तो मथुरा स्तंभ लेख मिलता है विक्रमादित्य के अभिलेख, उदयगिरी का गुहा लेख मिलता है, सांची लेख मिलता है, महरौली लोह स्तंभ लेख मिलता है। ठीक हो गया, अब है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, अच्छा सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को ही जाता है। ठीक हो गया, और हैंगसोंग ने कुमारगुप्त को सक्रादित्य की उपाधि दी थी। ठीक है, पूछता है कई बार क्वेश्चन आता है कि कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य किसने बताया था? तो हैंगसोंग ने बताया था। तो हैंगसोंग ने कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य बताया था। ठीक हो गया, आदमी कंफ्यूज होकर के चंद्रगुप्त द्वितीय कर देता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हैंगसोंग ने कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य बताया। ठीक हो गया, हैंगसोंग ने। अच्छा कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया था। ठीक हो गया, जिससे इसके शैव अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक हो गया, और नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। अब स्कंदगुप्त के भीतरी लेख तथा जूनागढ़ शिलालेखों में हुणों पर स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है ना और जूनागढ़ शिलालेख है इसमें कहते हैं हुणों पर स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के हुणों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहते हैं हुणों को क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहते हैं हुणों को क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया। पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को क्या कहा गया है? तो मलेच्छ कहा गया। ठीक है, हुणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तभी मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे कहा था कि खुद को विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला वो पहला राजा था। ठीक है, क्योंकि स्कंदगुप्त ने भी खुद को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उन्होंने शकों को पराजित करके की थी, इन्होंने हुणों को पराजित करके की थी। ठीक है, स्कंदगुप्त ने। उसके बाद देखो अहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। ठीक है, शक्रोपम कहा गया है और जूनागढ़ शिलालेख से याद होता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अब है भानुगुप्त। देखो भानुगुप्त इसके समय पर भानुगुप्त के समय पे ना मालवा पर तोरमाल के पुत्र मिहिरकुल का अधिकार हो गया था। ठीक हो गया, और अधिकार हो गया था और भानुगुप्त क्या कहते हैं मिहिरकुल को हराने में सफल भी हो गया था। ठीक हो गया, और लेकिन इनका जो सेनापति था गोपराज उनकी क्या हो गई थी इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उनके पति ने सती प्रथा का पालन किया और इसका उल्लेख जो है सबसे पहले ना भानुगुप्त की जो एरण विलेख है उसी में देखने को मिलता है। ठीक हो गया, अब है गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन की हम बात करें तो गुप्त काल को हिंदी संस्कृति का स्वर्ण युग क्लासिकल युग कहा गया है। इसमें शासन राजतंत्रात्मक था, राजचिन्ह गरुड़ था, राजा को संयोग देने के लिए मंत्री परिषद थी जिनके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। ठीक हो गया, और प्रांतीय शासन की बात करूं तो प्रांतों को भुक्ति देश कहा जाता था। 2 तरह के थे ये, सीमांत प्रांत और आंतरिक प्रांत। ठीक हो गया, प्रमुख थे गोप्ता मतलब सीमांत प्रांत के जो प्रमुख हुआ करते थे गोप्ता कहते थे और आंतरिक प्रांत के प्रमुख उपरी कहते थे। ठीक हो गया, अब है सैन्य प्रशासन। देखो महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी इसी समय में था। महापिलुपति जो था हमारा हाथियों का सेना का प्रधान था। भटाश्वपति ये घुड़सवार का और रंड भांडागारी सेना में साजों सामान की व्यवस्था करने का अधिकारी था। ठीक, और भूराजस्व उपज का 6ठा भाग था हमारा इसी समय पे ये क्या कहते हैं गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, अब मैं साहित्य की बात करूं तो पर्याय परिस्थिति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। किसमें? पर्याय परिस्थिति में। ठीक है, और कालिदास जो है क्या कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इन्होंने कुमार संभव रघुवंश ऋतुसंहार मेघदूत विक्रमोर्वशीयम माल विकाग्नि विक्रम अभियान शाकुंतलम और मृच्छकटम के द्वारा रचित क्या शूद्रक नाटक 10 अंक में और मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना विशाल दत्त ने की थी इनके समय पे। ठीक है, इतनी मतलब क्या कहते हैं इन चीज़ों का मतलब कहते हैं रचना हुई थी। ठीक है, और इनके समय पे राजभाषा कहते हैं संस्कृत। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात करें तो सोने चांदी के सिक्कों के अनुपात में था 1:16 में था। ठीक है, सोने चांदी का अनुपात जो था मंदसौर अभिलेख में रेशमी सूद बुनने वालों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है,
और बंगाल में ताम्रलिप्ति हो गया, और पश्चिम भारत में भड़ोज बंदरगाह इनकी प्रमुख थियरी हो गया। कृषि पशुपालन को महत्व देती थी हो गया। और वास्तुकला, मंदिर निर्माण का जन्म हुआ नागरी शैली, द्रविड़ शैली, बेशर शैली, ठीक है। नागरी शैली उत्तर भारत में प्रचलित हुई, द्रविड़ हमारा क्या दक्षिण भारत में हो गई हमारी। इसमें मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार बनाए जाते थे हो गया। और बेशर बेशर शैली इन दोनों का ही रूप थी हो गया। उत्तर भारत में प्रचलित जो विशाल शिखर हम देखते हैं ना, सभा मंडप का प्रयोग होता है, वो नागर शैली का ही उदाहरण है, ठीक है। अब है गरीबी और बेरोजगारी। देखो, क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है, ये किसने कहा था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था, ठीक है। और नीति आयोग ने न्यूनतम दैनिक कैलोरी का उपभोग को आधार माना, ठीक है। गरीबी का आधार किसको माना? नीति आयोग ने न्यूनतम दैनिक कैलोरी का उपभोग का आधार माना, ठीक है। जिसमें 2400 ग्रामीण थी और 2100 शहरी थी, ठीक है। अच्छा, पूर्व में योजना आयोग गरीबी से संबंधित आंकड़े NSSO द्वारा परिवार उपभोग खर्च तथा प्रतिदिन उपभोग खर्च के आधार पर प्रकाशित करता था, ठीक हो गया। और 23 मई 2019 को NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NHO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में परिवर्तन कर दिया गया, ठीक हो गया। गरीबी के प्रकार देखो, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। अब सापेक्ष किसे कहते हैं? इस धारणा के अंतर्गत किसी देश की आय असमानता के स्तर को चिन्हित किया जाता है। पूछता है कि सापेक्ष गरीबी का मतलब कहते हैं क्या चिन्हित किया जाता है? तो इसके अंदर किसी देश की जो आय है ना, असमानता के स्तर को चिन्हित किया जाता है सापेक्ष गरीबी में, ठीक है। और सापेक्ष गरीबी की गणना दो तरीके से होती है, एक तो लॉरेंज वक्र, एक गिनी गुणांक। और लॉरेंज वक्र जो है, इसमें क्या कहते हैं? आय संपत्ति के विवरण को ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है। पूछता है कि आय संपत्ति के विवरण को लॉरेंज वक्र में किस रूप में दिखाया जाता है? तो ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है, ठीक हो गया। और 1905 में मैक्स ऑट्टा लॉरेंज ने इसे विकसित किया था। लॉरेंज वक्र का विकसित किया था 1905 में, किया था किसने? किया था, मैक्स ऑट्टा लॉरेंज ने विकसित किया था, ठीक है। और ये किसका? असमानता का दृश्य प्रदर्शन करता है। पूछता है कि किसका मतलब क्या कहते हैं प्रदर्शन करता है? ये क्या दिखाता है? असमानता का दृश्य दिखाता है ये, ठीक है। ऐसे ही हमारा गिनी गुणांक जो है, ये आय संपत्ति की असमानता को संख्या के रूप में बताता है। जो आय संपत्ति की असमानता है ना, वो संख्या के रूप में बताता है, ठीक है। 1912 में कोराडो गिनी ने इसे विकसित किया था, ठीक हो गया। और असमानता का मापन ये 0 से 1 तक तय करता है, ठीक हो गया। अब हमारा निरपेक्ष गरीबी, यदि किसी व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वह 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा सकता, तो वो निरपेक्ष गरीबी मानी जाती है, ठीक हो गया। और निरपेक्ष गरीबी सापेक्ष गरीबी में अंतर क्या है? निरपेक्ष गरीबी जो होती है हमारी, वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, वो दर्शाती है। सापेक्ष गरीबी समाज के अन्य लोगों की तुलना में कम आय को दर्शाती है, ठीक है। गरीबी रेखा पर आधारित है निरपेक्ष गरीबी, और आय असमानता पर आधारित है सापेक्ष गरीबी। विकासशील देशों में अधिक उपयोगी है निरपेक्ष गरीबी, और विकसित देशों में अधिक उपयोगी है सापेक्ष गरीबी। और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जो जीते हैं उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, ठीक हो गया। वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है, और समाज के औसत की तुलना में कम आय ये सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब गरीबी के आकलन हेतु बनाई गई कुछ समितियां देखो। एक तो वाई की अलग समिति बनाई थी 1977 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1979 में 1979 में 2 वर्ष बाद दी थी, ठीक हो गया। और इन्होंने जो बेस ईयर लिया था 1973 1974 को बेस ईयर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रामीण, इन्होंने क्या कहते हैं ना, ग्रामीण को 2400 कैलोरी नहीं मिलती है तो वो गरीब है बोला, शहरों को 2100, ठीक है। फिर डीटी लकड़ा वाला समिति आई थी 1989 में, इन्होंने रिपोर्ट अपनी 4 वर्ष बाद दी थी 1993 में, ठीक है। इसमें गरीबी रेखा को महंगाई के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जाए, ये बात कही थी, ठीक हो गया। और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा का तय करने के लिए इन्होंने CPI-AL से महंगाई मापो की बात कही थी, ठीक हो गया। मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबरर्स, मतलब, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि सरकार मतलब देखती है कि एक कृषि मजदूर रोज जिन चीजों का उपभोग मतलब उपयोग करता है, उनकी कीमत कितनी बढ़ी है, ठीक है। अगर इन चीजों की कीमत बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई बढ़ गई है, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, मेन क्या था इनका कि जो महंगाई है ना, महंगाई के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जाए बोला गरीबी रेखा, ठीक है। तो पूछता है कि गरीबी रेखा को महंगाई के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जाए, इस समिति में ये बात की गई थी, लकड़ा वाला समिति में बात की गई थी, ठीक है। इनका मानना ये था कि अगर 1973 में कोई चीज़ 100 रुपए की है, उसमें अगर आपका 2 केजी आटा आ रहा है, तो 1900 क्या कहते हैं 83 में 10 साल बाद इस 100 रुपए में आपका 1 केजी आटा आ रहा है, ठीक है। तब ये बोल रहा है कि आप जो है क्या कहते हैं गरीबी रेखा, अब आप जो है गरीबी रेखा क्या कहते हैं महंगाई के अनुसार समय समय पर संशोधित करें। अब आप गरीबी रेखा 1973 के इस 100 रुपये पर नहीं, 1983 के इस 100 रुपये में क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं 100 रुपये पर मतलब क्या कहते हैं देखें करके, मतलब, ठीक हो गया। क्योंकि जो ये वाला 100 रुपया था ना, इसमें तो 2 केजी आ रहा था, ठीक है। उस समय पे कम थी गरीबी, तो अभी 2 केजी में सिर्फ 1 केजी आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो गरीबी रेखा की जो महंगाई के अनुसार जो समय समय पर संशोधित किया जाए, मतलब कि जैसे अभी आप बेस ईयर जैसे आपने ये ले लिया, उसमें 100 रुपये को ले रहे हैं ना, तो अभी 100 रुपये को ना लेकर अब ये इसको लें, मतलब यहाँ पर 100 रुपये में 2 केजी आटा आ रहा है ना, अब 2 केजी आटा यहाँ कितने में आ रहा है? 120 में आ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है 20 रुपये बढ़ गए ना, तो ये बोल रहा है कि इसी 100 में मापन मत करें, अब क्या कहते हैं 120 में मापन करें, ठीक है। क्योंकि समय के साथ साथ क्या कहते हैं महंगाई भी बढ़ गई है, ठीक है। ये इनका कहना था, ठीक हो गया। और गरीबी रेखा मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्या था? CPI-AL से महंगाई मापो इन्होंने बोला था, ठीक हो गया। और शहरी क्षेत्रों में क्या था? CPI-IW से मापो बोला था, ठीक है। मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के उसमें, ठीक है। इसमें सरकार ये देखती है कि सरकार के औद्योगिक मजदूर जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं उनकी कीमतें कितनी बढ़ी, ठीक हो गया। अब सुरेश तेंदुलकर समिति 2004-2005, ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट दी थी 2009 में। इन्होंने आधार माना था MRP, मतलब मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस पीरियड को माना था, ठीक है। इन्होंने ग्रामीण को कहा था कि जो 27.20 रुपये एक दिन का नहीं कमा रहा है, ठीक हो गया, वो गरीब है। और शहर में 33.3 रुपये जो नहीं कमा रहा है वो गरीब है, ठीक है। महीने की बात करें तो 816 और 1000, ठीक है। रंगराजन समिति 2012 में आई थी, 2014 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। इस समिति ने पोषण मापन में कैलोरी के साथ साथ क्या कहते हैं प्रोटीन व वसा को भी स्थान दिया था। ग्रामीण में इन्होंने कैलोरी बताई थी 2155, शहर में 2090, और 48 ग्राम प्रोटीन ग्रामीण में कहा था कि ये नहीं पा रहा है तो गरीब है, और 28 ग्राम वसा नहीं पा रहा है तो गरीब है। शहर में यही 50 ग्राम प्रोटीन और 26 ग्राम वसा हो गया था, ठीक है। और खर्च का आधार इन्होंने चेंज कर दिया था, ठीक है। इन्होंने 32 मतलब क्या कहते हैं खर्च का आधार क्या कहते हैं इन्होंने क्या बताया? जिसको 32 रुपये नहीं मिल रहे हैं वो गरीब है, महीने का 972, शहर में 47 रुपये नहीं मिल रहे हैं वो गरीब है, महीने का 407। अब देखो बेरोजगारी, देखो भारत में कार्यशील जनसंख्या का आयु जो वर्ग है ना 15 से 59 वर्ष है, ठीक हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग 15 से 64 है, ठीक हो गया। बेरोजगारी दर, बेरोजगारी की संख्या बटा श्रम शक्ति गुणा 100, बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं? बेरोजगारी की संख्या और श्रम शक्ति गुणा
शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? मंदी का दौर होता है जब उत्पादन कम होता है, लोगों की जरूरत कम होती है, जिस कारण बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक हो गया। और विकसित देशों में अधिक पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। मान लो कि मंदी का दौर है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी है, मंदी की चल रही है, तो उसमें उत्पादन कम होगा, अब उत्पादन कम होगा तो लोगों की जरूरत कम होगी, उसके कारण जो बेरोजगारी है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी में बताया शहरी क्षेत्रों में मिलती है। खुली बेरोजगारी क्या कहते हैं? शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी मिलती है, ठीक है। खुली बेरोजगारी काम करने की इच्छा और योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता, ठीक है। ग्रामीण में हमें मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रचन्न संरचना, तो मौसमी मतलब कि यार अभी जैसे क्या कहते हैं, मौसम आया है, मतलब मौसम अगर अच्छा अच्छा है, मतलब बारिश वारिश अच्छी हुई है तो रोजगार मिल रहा है, मौसम अच्छा नहीं होता रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। पर्सनल बेरोजगारी आपको पता ही है कि 10 लोग अगर किसी खेत में काम कर रहे हैं, उसमें और 2 किलो चावल बना रहे हैं, और फिर 15 लोग काम कर रहे हैं फिर भी 2 किलो चावल बना रहे हैं, तो जो 5 लोग एक्स्ट्रा है वो पर्सनल बेरोजगार है, ठीक है। संरचनात्मक संरचना की बात करूँ तो संरचना तकनीक में बदलाव के कारण आती है संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। कोई कंपनी है, इसी कंपनी में अगर मान लो क्या कहते हैं 4 मशीनें रख दी गई है, ठीक हो गया। अब उन 4 मशीनों को रखने के लिए क्या कहते हैं, अब आपको क्या कहते हैं उस तकनीक आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब आपको तकनीक आनी चाहिए, अगर आपको तकनीक आती है आपको, तो आपको कंपनी में रखेंगे, आपको तकनीक नहीं आती है तो आपको हटा देंगे, तो संरचनात्मक, तो इसी मतलब अगर तकनीक में बदलाव के कारण जो बेरोजगारी आती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। बेरोजगारी मापन के आधार, ठीक है। अगर छठी योजना में रोजगार मापन के लिए स्टैंडर्ड वर्ष का प्रयोग किया गया था, ठीक हो गया। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार मानेंगे, ठीक है। ये कहा गया था, ठीक है। तो पूछता है कि किस योजना क्या कहते हैं, किस योजना में रोजगार मापन के लिए स्टैंडर्ड वर्ष प्रयोग किया गया? तो छठी योजना, ठीक हो गया। अब है भगवती कमेटी 1973, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बेरोजगारी मापन के लिए 3 धारणाओं की संस्तुति की गई थी, ठीक हो गया। 3 धारणाओं की संस्तुति, ठीक है। एक तो की गई थी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो 3 धारणाएं थी, ठीक है। यूएस, CWS और CDS। पूछता है कि ये मतलब कहते हैं धारणाओं की संस्तुति किसने की थी? ये तो भगवती कमेटी ने की थी। पूछता है भगवती कमेटी कब आई? 1973 में आई थी, ठीक है। मतलब सामान्य स्टेटस या स्थिति, जैसे यूएस हो गया, इसको बोल देते हैं मतलब क्या कहते हैं यूजुअल मतलब कहता है स्टेटस, ठीक है। यूजुअल स्टेटस के अंतर्गत क्या रखा गया था? सामान्य स्टेटस या स्थिति यूजुअल स्टेटस के अंतर्गत 273 दिनों तक कार्य नहीं करता है तो उसे मतलब कहते हैं यूएस बेरोजगार माना गया, ठीक है। मतलब यूजुअल स्टेटस मतलब उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार माना गया, ठीक हो गया। तो 73 दिन तक अगर आपको कार्य नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, चालू या वर्तमान साप्ताहिक स्टेटस, CWS मतलब करंटली वीकली स्टेटस। ये एक सप्ताह में 1 घंटे भी काम 1 घंटे भी काम पानी में असफल जो रह रहा है ना, एक सप्ताह में मतलब 1 घंटे भी काम नहीं मिल रहा है तो वो इसके अंदर रखेगा जाती है, ठीक है। और चालू दैनिक और वर्तमान दैनिक स्टेटस, CDS में करंटली डेली स्टेटस, इसमें एक दिन में 4 घंटे का काम उपलब्ध हो तो इसे अर्ध दिवस व आधे दिन का रोजगार माना जाता था, ठीक हो गया। तो इसके अंतर्गत ये रखा जाता था, ठीक है। 4 घंटे अर्ध दिवस देखो और 5 से 8 घंटे पूर्ण दिवस, ठीक हो गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में CDS को ही देश में रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग में लिया गया था, ठीक हो गया, याद रख लेना। अच्छा, इसकी गणना पहले क्या कहते हैं NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 1950 के द्वारा की जाती थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। फिर 23 मई 2019 को NSSO तथा CSO केंद्रीय संघीय संगठन ने मिलकर एक NSO बनाया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया, जो बेरोजगारी की अब गणना करता है, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं फिलिप्स सॉफ्टवेयर, देखो AW फिलिप्स जो कि न्यूजीलैंड के थे, इन्होंने 1958 में ये निकाला था, ठीक हो गया। फिलिप्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच अल्पकाल में विपरीत संबंध होता है, ये इन्होंने बात रखी थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच अल्पकाल में विपरीत संबंध होता है, बोला था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति क्या है? अधिक होती है, और बेरोजगारी अधिक होती है तो मुद्रास्फीति क्या है? कम होती है, ठीक है। अच्छा, फिलिप्स वक्र 2 चर के बीच संबंध बताता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ठीक है। पूछता है कितने चर के बीच संबंध बताता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, और इसमें विपरीत संबंध माना जाता है, ठीक हो गया। इसके संबंध क्या माना जाता है? विपरीत संबंध, और ये अल्पकाल का सिद्धांत माना जाता है। किस काल का? अल्पकाल का सिद्धांत। अब पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना, ठीक है। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र, ठीक हो गया, जिसको हम बोलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या देखो 6370 किलोमीटर लगभग है, मैं बताया। कोण की त्रिज्या 3070 किलोमीटर है, ठीक हो गया। पूछता है कभी, ठीक है। पृथ्वी की प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, ठीक है। पृथ्वी की प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, ठीक है। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर में क्या आती है? गिरावट आती है, ठीक हो गया। और पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वृहद मंडलों में विभक्त किया गया है। एक तो भूपट्टी, जिसको क्रस्ट कहते हैं, सबसे ऊपरी ठोस हो गई है, महासागर सबसे ऊपरी हो गई है ठोस, महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, ठीक है। भूकंपीय लहरों की गति को अंतर के आधार पर भूपट्टी को 2 उपभागों में बांटा गया है, ठीक हो गया। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ठीक है। भूपट्टी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों से होने के कारण इसे शियाल परत भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असबंधता क्या कहलाती है? कॉन्ड्रॉइड असबंधता कहलाती है, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असबंधता कॉन्ड्रॉइड असबंधता कहलाती है। उसके बाद आता है मेंटल, ठीक है। और बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से निर्मित है मेंटल, ठीक हो गया। भूगर्भ के भूपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, ठीक हो गया। और ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असबंधता रैपिड असबंधता कहलाती है, ठीक हो गया। आप तो सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसको रटो बस हो गया, ज्यादा कुछ समझना नहीं है अभी, ठीक है। मतलब उसको रटो, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऊपरी मंडल के भाग को दुर्बलता मंडल का कहते हैं, ठीक है। दुर्बलता मंडल कहते हैं, ठीक हो गया। और मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों से होने के कारण इसे सीमा परत भी कहा जाता है, ठीक है। और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है, ठीक हो गया। अगला है कोण। कोण जो है कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है, ठीक हो गया। कोण जिसको कोर बोलते हैं, ठीक है। यह परत भी 2 भागों में विभाजित है, बाह्य कोण और आंतरिक कोण, तथा इन परतों के बीच लहमन असबंधता पाई जाती है, ठीक है। कोण परत में निकल व लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इस परत को नीफे परत कहा जाता है, ठीक हो गया। और पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस बोलते हैं पृथ्वी गोल है, न्यूटन बोलते हैं नारंगी है, जेम्स जीन बोलते हैं नाशपाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ना, ये क्या कहते हैं, जो ऊपरी क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, मेंटल की बात कर रहा हूँ, कोर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात है, ठीक है। अच्छा, मान लो जैसे एक पृथ्वी है, ठीक है, जैसे एक गोला है, ठीक है। गोला है, अगर आपने ऊपर से ऐसे काटा इसको, ठीक है, ऊपर से ऐसे काटा, अगर आपने ऐसे ऊपर से काटा किसी गोले को, तो क्या कहते हैं, मान लो ये है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे, अगर मैंने यहाँ से ऐसे काटा, अगर मैंने इसको ऐसे काटा तो इसके जो अंदर का जो पार्ट होगा ना, ये भी तो मेरे को सब दिख जाएगा ना,
मतलब जो इसकी आंतरिक संरचना होगी, इसके अंदर की जो संरचना होगी, अगर मैं इसका एक हिस्सा एक चौथाई हिस्सा काट लूँ तो मेरे को अंदर की संरचना तो पता चल जाएगी। तो उसी में ये पृथ्वी का एक चौथाई हिस्सा मान के चलो, अब एक हिस्सा मैंने पृथ्वी का ये काट रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर की संरचना में से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी उसको खोलना तो है नहीं पूरी पृथ्वी को, ठीक है। तो एक हिस्सा जो है हमने निकाल करके देख रखा है। आप ये समझो, इसमें जो है जो पहली जो रेखा है, मतलब जो पहला वाला हिस्सा है, जो हिस्सा है ना, जो हिस्सा काट के निकाल रखा है हमने, वो हिस्सा ये है। इसमें पहला ही ऊपरी क्रस्ट है, इसी की मैं बात कर रहा था अभी। ऊपरी क्रस्ट तो ये हो गया और ये निचली क्रस्ट है, ठीक है। एक हिस्सा हमारा क्या है, ऊपरी क्रस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। ये है हमारा ऊपरी क्रस्ट वाला हिस्सा, जिसको दो भागों में बांटा है, ऊपरी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट, ठीक है। अब ऊपरी और निचली पे अब पता कैसे, हमें कैसे बताइए ऊपर है नीचे है? इसके बीच में एक रेखा है हमारी, जिसको कॉनडोर अजमदता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनडोर अजमदता बोलते हैं। यही क्वेश्चन बनता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी रेखा है, तो कॉनडोर रेखा है। उसका जो अगला वाला पार्ट है हमारा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है। ये लेयर है उसकी, ठीक है, पृथ्वी की लेयर है, उसकी जो लेयर है। फिर लेयर कौन सी है? मेंटल। मैंने 3 लेयर बताई थी ना, ऊपरी क्रस्ट, मेंटल और वो कौन, ठीक है, बाह्य कौन, या जिसको कोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा उसको मेंटल बोलते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। अब ये ऊपरी है, ये निचली है करके कौन बताता है, कौन अलग करता है इसको? रेपिटी अलग करता है। कौन करता है? रेपिटी, ठीक है। ऐसे ही बाह्य कौन, बाह्य कौन, अभी कौन बाह्य है, कौन आंतरिक कौन है, इसको कौन अलग करता है? इसको लेमन अलग करता है, ठीक है। तो यही मैं भी आपको बता रहा था, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन सी रेखा अलग करती है, कौन सी बंदा था, कॉनरॉड हो गया। ऊपरी मेंटल निचली मेंटल को रेपिटी हो गया, बाह्य कौन आंतरिक कौन को लेमन, ठीक है। आप तो ऐसे याद रखो KRL, कॉनरॉड, रेपिटी और लेमन, ठीक है। थोड़ा अगर डीप से जाएगा क्वेश्चन वाला एग्जामिनर, तो ये बोलेगा कि जो ऊपरी निचली का बता दिया मैंने, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, बाह्य कौन आंतरिक मेंटल, ये बता दिया। अब जो निचली क्रस्ट है और ऊपरी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट, यहाँ पर भी तो ये रेखा होगी ना, जो मतलब इन दोनों को अलग कर रही होगी, क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही होगी, कोर और मेंटल को अलग कर रही होगी। तो इसको करने वाली हुई जो रेखा मोहोरोविकिक, मोहोरोविकिक जो है ऊपरी क्रस्ट मतलब निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच रहेगा, जो इन दोनों को अलग कर रही है, क्रस्ट और मेंटल को, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल को, जैसे कॉनरॉड है, ये तो जो दो पार्ट में बांट रखा है मैंने क्रस्ट को, उसको ही अलग कर रही है, ऊपरी निचली को। अब जो मेंटल और क्रस्ट है, इसको भी तो वही अलग करेगा, तो ये मोहोरोविकिक करती है, ठीक हो गया, क्रस्ट और मेंटल को, ठीक हो गया। और जो अगली जो है हमारी मेंटल और कोर को कौन अलग करने वाली हुई, वो करने वाली हुई गुटेनबर्ग। कौन करने वाली हुई? गुटेनबर्ग, ठीक है। अब हमारा हमारा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सबसे पहले ये जानो, यह सिद्धांत वर्ष 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। और महाद्वीप को पेंजिया तथा महासागर को पेंथालासा नाम दिया इनके द्वारा, ठीक हो गया। जुरासिक युग में पेंजिया का विभाजन हो गया, जिसमें हमारे वो थे कौन, मतलब वो बोले डायनासोर, ठीक है। इसका विभाजन हो गया और एक भाग इसका उत्तरी भाग बना। अब जो विभाजन होगा किसी चीज का, तो एक तो उत्तरी दक्षिणी दो ही भाग तो बनेंगे। तो उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा गया, जिसे लॉरेशिया बोलते हैं, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक हो गया। इन दोनों के बीच सागर को टेथिस सागर नाम दिया गया, ठीक है। और बाद में अंगारालैंड अलग होकर ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप बना, ठीक हो गया। अंगारालैंड मतलब उत्तरी भाग, और जो गोंडवाना लैंड था दक्षिणी भाग जो था हमारा, वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ इसमें, ठीक हो गया। अब देखो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, 1962 में हैरी हैश के द्वारा यह दिया गया था। वहीं वर्ष 1967 में मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर व होम्स ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी, ठीक हो गया। इन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल व जलमंडल 7 मुख्य प्लेटों तथा कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है, ठीक हो गया। और प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार के प्लेट सीमाएं हैं, ठीक हो गया। औपचारिक प्लेट सीमा, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग उठती हैं तो नई प्रवृत्ति का निर्माण होता है, ठीक है। इन्हें औपचारिक प्लेट कहते हैं, ठीक हो गया। और इस प्लेट के किनारे क्या माने जाते हैं? रचनात्मक किनारे कहलाते हैं, ठीक है। तो औपचारिक प्लेट के क्या कहते हैं? किनारे कैसे माने जाते हैं? रचनात्मक, ठीक है। ऐसे ही अभिसारी प्लेट सीमा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, जहां भूवटी नष्ट होती है, वहां अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। इस चित्र को बेनी ऑफ मेखला कहा जाता है, ठीक है। और इस प्लेट के किनारे विनाशात्मक क्या कहते हैं, कहलाते हैं, ठीक हो गया। तो विनाशात्मक किसे कहलाते हैं? अभिसारी प्लेट सीमा के किनारे। अब जैसे उदाहरण की बात करूँ तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण, जैसे रॉकीज, एंडीज, इनके उदाहरण है। और इसमें ज्वालामुखी उद्गार भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब है संरक्षित प्लेट सीमा, जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर स्थापित होती है तो उनमें कोई अंतर क्रिया नहीं हो पाती, ठीक है। अतः इसे संरक्षित प्लेट सीमा कहते हैं, ठीक हो गया। और इसमें रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है, ठीक है। और उदाहरण की बात करूँ तो कैलिफोर्निया के निकट सॉन एंड्रियाज भ्रंश है, ठीक है। अब हमारा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, इस समय राजकोषीय घाटा जो है कुल जीडीपी के 7.3 मतलब या 7.5 लगभग तक बढ़ गया था, बोल रहे हैं। चालू खाता मतलब कि घाटा जो है जीडीपी का 2.5% था, ठीक है। मुद्रास्फीति की दरें दोहरे अंक पर थी इस समय भी, ठीक है। राष्ट्रपति इस समय तो वेंकट रमन थे, उसके बाद शंकर दयाल सक्सेना थे, ठीक हो गया। और उपराष्ट्रपति हमारे शंकर दयाल सक्सेना और KR नारायण हो गए हमारे, ठीक है। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, ठीक हो गया। और उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण, राष्ट्रपति वेंकट रमन थी और शंकर दयाल शर्मा थी, उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण, ठीक हो गया। अब जो ये मतलब जैसे उपराष्ट्रपति शंकर दयाल थे तो फिर ये राष्ट्रपति बन गई थी, ठीक हो गया। तभी दोनों जगह आ जाते हैं ये। अच्छा, रुपये का अवमूल्यन इस समय पे 1 जुलाई 1991 को 9% अवमूल्यन और दोबारा 11% का अतिरिक्त अवमूल्यन, मतलब 2 बार अवमूल्यन किया गया इस समय, ठीक है। ठीक हो गया। तो रुपये का अवमूल्यन किया गया उस समय पे 1 जुलाई 1991 को 9% अवमूल्यन किया गया, दोबारा फिर 11 का अतिरिक्त अवमूल्यन किया गया। पूछता है 1991 में अवमूल्यन कितनी बार किया गया था रुपये का, तो 2 बार, ठीक है। अच्छा, अवमूल्यन क्या होता है ना, मतलब कहते हैं सरकार द्वारा जानबूझ करके रुपये का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अपना मूल्य कम कर देना, ठीक हो गया, अपना मूल्य कम कर देना, ठीक है। अच्छा, पहला अवमूल्यन हमें बताया कि पहला हमारा 1949 में हुआ था, ठीक है। दूसरा हमारा 1966 में हुआ था, ठीक है। तीसरा हमारा ये 1991 में जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक विमुद्रीकरण होता है, वो अलग होता है, ठीक है। विमुद्रीकरण क्या होता है ना, जब सरकार किसी नोट को कानूनी मुद्रा के रूप में समाप्त कर देती है, ठीक है। जैसे 3 बार हमारा ये भी हुआ था विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण यहाँ पर लिख दो, विमुद्रीकरण, ठीक है। एक तो हमारा 1946 में हुआ था, एक 1968 में हुआ था, एक हमारा 8 नवंबर 2016 को हुआ था, ठीक है। हमें बताइए 1946 में क्या किया था, 1000 क्या कहते हैं, 1000 और 10,000 की नोटबंदी की थी। 1968 में क्या किया था, क्या किया था, मतलब 1000, 5000, 10,000 की नोट यहाँ पर भी बंदी की थी, 68 में भी, ठीक हो गया। और 8 नवंबर 2016 को तो 500 और 1000 की नोटबंदी की थी, ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और तो 2 बार अवमूल्यन किया गया था 1991 में, ठीक हो गया। और
इसे मतलब क्या कहते हैं, और ये याद रखो कि 1956 में औद्योगिक एक्ट, लाइसेंस राज एक्ट था पहले, मतलब ये कहते हैं लाइसेंस मतलब क्या कहते हैं लेना अनिवार्य था किसी भी चीज़ के लिए, 1956 का जो एक्ट था इसको भी समाप्त कर दिया, ठीक है। और 1991 को वित्त मतलब कहते हैं तीव्र प्रक्रिया एक्ट लेके आ रही है, ठीक है, मतलब थोड़ा जल्दी प्रक्रिया होगी वाला एक्ट लेके आ गया 1991 में, नया लेके आए। तो इतना याद रखना कि 1956 में 1956 का औद्योगिक एक्ट जिसे लाइसेंस राज एक्ट का समाप्त किया, तो 1991 में समाप्त किया, ठीक है। अच्छा एफडीआई जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, प्रत्यक्ष विदेश निधि, अब 50% था पहले, ठीक है, तो सिर्फ 50% की कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन फिर इसको 51% कर दिया गया, ठीक है। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट मतलब कहते हैं ये भी पूछता है, ठीक है, कि अवमूल्यन में जब रिफॉर्म किया गया था 1991 का, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट क्या दिया गया था, विदेशियों को तो नहीं दिया गया था। बैंकों को भारत और विदेशों से संसाधन जुटाने की अनुमति भी नहीं थी, मतलब ठीक हो गया। और लुक ईस्ट पॉलिसी तैयार की थी, किसने पूछा, तो पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से भी कभी कभी आता है, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे, ठीक है। अब जीएसटी की बात करूँ, देखो जीएसटी सबसे पहला और ठोस विचार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय रखा गया था। पहला मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता को सौंपी गई थी, ठीक है। और 2003-4 में विजय खेलकर टास्क फोर्स को बनाया गया था और भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था इसने, ठीक है। जब 28 फरवरी 2006 को पहली बार आधिकारिक घोषणा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा संसद के बजट भाषण में कहा कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य हमने रखा है, ठीक है, ये बात कही थी, ठीक हो गया। और 1 अप्रैल 2010 जीएसटी लागू मतलब लक्ष्य रखा था, लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच सहमति नहीं बनी थी, हुआ ही नहीं कुछ, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 को सफलतापूर्वक क्या है ये लग गया था, ठीक है। 2017 को 1 जुलाई 2017 इसमें विधेयक लेके आए, 2011 में 115वां बिल लेके आए थे जो फेल हो गया था, पारित ही नहीं हो पाया। फिर 122वां हमारा बिल लेके आए थे 2014 में, ये पास हो गया था, ये पारित हो गया था, ठीक हो गया। और फिर ये क्या कहते हैं 101वां एक्ट 2016 के तहत ये कानून बन गया था, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 से तो देश में लागू भी हो गया था, ठीक है। तो देखो 3 अगस्त 2016 को 122वां बिल राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, उसके ठीक 5 दिन बाद 8 अगस्त को लोकसभा में मंजूरी मिली। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। मंजूरी देने वाले पहले थे हमारे जैसे मतलब असम, बिहार, अंतिम था जम्मू कश्मीर में लागू, सबसे पहले असम में लागू कराया, फिर बिहार भी सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा डेस्टिनेशन बेस्ड आधारित है, गंतव्य आधारित है ये, ठीक जीएसटी, ठीक है। जहाँ सामान अंतिम रूप से बिकेगा या इस्तेमाल होगा टैक्स का हिस्सा उसी राज्य को मिलेगा, ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर खत्म क्या अप्रत्यक्ष कर खत्म केंद्र की लगभग 23 तरह के करों को एक झटके में हटा दिया था, ठीक हो गया। मतलब कि 17, ये देखो 17 अप्रत्यक्ष कर खत्म कर दिए थे केंद्र के 17 थे हमारे, और 23 प्रकार के हमारे क्या थे, राज्य के थे, मतलब 17 केंद्र के थे और 23 राज्य के थे। 17 अप्रत्यक्ष कर केंद्र लगाता था हमारा और 23 तरीके के कर हमारे ये लगाता था कौन, राज्य लगाता था, ठीक है। इन दोनों को समाप्त करके एक ही बना दिया, ठीक है। इन सभी को मिलाकर एक एकीकृत प्रणाली का निर्माण किया गया जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो 17 बता दिए मैंने केंद्र के थे, 23 राज्य के, इनको सब खत्म कर दिया था, ठीक है, और एक बना दिया था। तो 246A केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी लगाने की शक्ति दी गई है, ठीक हो गया। 246A में, ठीक है। हाँ पहले भी थी, केंद्र कुछ कर लगाता था, कोई एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये चीजें, राज्य अलग लगाता था, वैट, एंट्री, लग्जरी, ये चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं वर्तमान में, सिर्फ एक ही लगेगा जीएसटी, या सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों लगेंगे, ठीक हो गया। सेंटर भी लगाएगी और स्टेट भी लगाएगा, सीजीएसटी और जीएसटी, ठीक हो गया, एसजीएसटी, ठीक है। अच्छा वर्तमान स्लैब क्या है, 5, 18 और 40, ठीक है। 0, 5, 18, 40 वर्तमान स्लैब है ये, ठीक हो गया। मांगे 40 जो है विलासी चीजें होती है, लग्जरी बोलते हैं, हानिकारक इन चीजों में लगता है 40, ठीक है। अच्छा पहले की कितना था, 0, 5, 12, 18, 28 था, ठीक हो गया। 0, 5, 12, 18, 28 था, ठीक हो गया। क्या कहते हैं, तो 12 और 28 को हटा दिया इसको, ठीक हो गया। कब हटाया, 22 सितंबर 2025 को जीएसटी 2.0 जब आया ना, तो 12 और 28 को हटा दिया, ठीक है। सिर्फ 5, 18 और 40 ही रखा, मतलब ठीक है, और 0 यही रखा, मतलब ठीक हो गया। तो बता दिया ना 246 में क्या केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी लगाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। 269 में क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाओं की बिक्री होती है तो उस पर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, ठीक है। और पूरा ये कौन लेगा, आईजीएसटी जो 18% लगेगा सेंट्रल लेगा, मतलब ठीक है। अगर किसी भी राज्य के बीच में आपस में जो बिक्री हो रही है तो उनके बीच कोई विवाद ना हो, ठीक है, पैसों को लेकर के, तो इसलिए 269 के तहत क्या कहते हैं, आईजीएसटी 18% पूरी की पूरी सेंट्रल ले लेती है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, नियम के अनुसार वो दोनों को बांट देती है, ठीक है। 279 में मतलब 279 में जीएसटी परिषद है, ठीक है। इसमें टैक्स स्लैब और विवाद सुलझाने के लिए क्या कहते हैं, इसको बनाई गई है जीएसटी परिषद, ठीक है। और ये क्या 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के द्वारा जुड़ी गई है, ठीक है। बाकी सब ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के द्वारा ये सब जुड़े गए हैं, ठीक है। ठीक है, जीएसटी परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री होती है जो इसकी अध्यक्ष होती है, और एक केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री या वित्त राजस्व राज्य मंत्री होता है, ठीक है। और 31 सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें 28 राज्य के हो गए, 3 विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ विधानसभा है वो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और हमें बताया कि कोई भी निर्णय पास करने के लिए ना इसमें 75% वोट अनिवार्य होते हैं, और केंद्र सरकार की वोट की वैल्यू है 33.3%, 1/3, और राज्यों की वोट वैल्यू है 66.6%, ठीक है, 2/3। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार चाहे तो निर्णय पास कर ही नहीं सकती क्योंकि उसके बाद तो 33.3 ही है, और चाहिए कितना होता है, 75% चाहिए होता है पास करने के लिए। ऐसा ही राज्य के पास है, ये भी पास नहीं कर सकते अकेले मिल करके, ठीक है। तो दोनों का सहयोग बैठना जरूरी है, तब जाकर कोई पास होगा, ठीक है, कोई चीज। और मीटिंग शुरू होने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति इसमें क्या है, अनिवार्य होती है, ठीक है। और जीएसटी से बाहर शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली, इन चीजों का, क्योंकि किसी भी राज्य की जो इनकम का सोर्स होता है ना, मेन यही चीजें होती है, ठीक है। अगला है हमारा आईटीसी, ठीक है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है, जिसको जीएसटी की रील कहते हैं, ठीक हो गया। मतलब आईटीसी का मतलब ये होता है पहले से दिया हुआ जीएसटी जिसे बाद में घटाने का अधिकार मिलता है, ठीक हो गया। आप ऐसे समझो, मतलब ठीक हो गया। अच्छा मैं पहले से अगर आपको समझाऊं, उदाहरण के तौर पर मान लो क्या कहते हैं, एक पेन है, पेन की कीमत मान लो क्या कहते हैं ना 100 रुपये है, ठीक है। और कंपनी ने दुकानदार को पेन बेचा, ठीक है। ये कंपनी है, ये मतलब कंपनी से मैं ये पेन लेकर आया, ठीक है। और ये पेन की कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी, और मैंने जीएसटी दी कंपनी को, 18 रुपये जीएसटी भी दी, और दुकानदार मतलब जो मैं हूँ, मैंने टोटल कितने रुपये दिए, 118 रुपये दिए। पेन की कीमत 100 रुपये थी, मैं ये कंपनी से पेन ले रहा हूँ, और जीएसटी में 18% लगी, और मैंने कुल कितनी दी, 118 रुपये दिए, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, मैंने जीएसटी कितनी दे दी है, 18 रुपये, ठीक हो गया। यही जो 18 रुपये दे रखा है ना, 18 रुपये, उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गया, जो मैंने 18 रुपये दे रखा है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ग्राहक को मैं बेचूंगा। अब उस वक्त में पेन की कीमत क्या क्या, क्या रही, 150 रुपये रही,
क्यों रही? क्योंकि इसमें जीएसटी कितनी लग गई? 27% जीएसटी लग गई। अब ग्राहक कुल कितना देगा? 177 देगा। अब पेन की कीमत कितनी हो गई? अब पेन की कीमत मैंने रखी यार 150 रुपये रखी पेन की कीमत, और जिसमें जीएसटी कितनी हो गई? 27, टोटल कितनी हो गई? 177 रुपये हो गई। अब ग्राहक से दुकानदार ने कितने लिए? 27 रुपये जीएसटी लिया, ठीक हो गया, 27 रुपये जीएसटी लिया। अब दुकानदार के पास ग्राहक से 27 जीएसटी आया, लेकिन मैंने तो 18 जीएसटी पहले ही कंपनी को दे दिया है ना, इसी पेन के लिए 18 जीएसटी पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए अब सरकार क्या कहने वाली हुई, तो 27 रुपये में से आप क्या करो, 18 रुपये घटा लो, ठीक है, 18 रुपये घटा लो, और हमको कितना दो, सिर्फ 9 रुपये, मतलब सरकार को सिर्फ क्या है 9 रुपये देने पड़ेंगे आप, ठीक हो गया। कितने देने पड़ेंगे? हम 9 रुपये देंगे सरकार को, ठीक हो गया, ये समझ लो आप, ठीक। अब कितने देंगे? 27 तो मैं दे ही रहा हूँ, मतलब जीएसटी तो पूरी ले रही है सरकार, ठीक है, लेकिन वो जो मैंने 18 रुपये पहले दिए ना, 18 वो प्लस अभी ये 9, टोटल कितना हो गया? 27। तब मतलब क्या कहते हैं, सरकार कहती है कि जो आपको मतलब कहते हैं ग्राहक से 27 रुपये जीएसटी आई है, और आपने 18 जीएसटी पहले ही कंपनी को दे दी है, तो आप अपने 18 घटा लो, और कितने आ जाएंगे फिर? 9 रुपया ही दूंगा फिर मैं दोबारा सरकार, ठीक हो गया, समझ में आ रही है बात। मतलब आईटीसी क्या है, अगर आपसे पूछेंगे तो पहले जो 18 जीएसटी दिया था उसी का क्रेडिट हिसाब बराबर क्या है हमारा? आईटीसी, ठीक है। खरीद पर दिया गया जीएसटी हमारा क्या कहलाता है? आईटीसी, और बिक्री पर लिया जीएसटी में से अगर आईटीसी घटा दोगे तो सरकार को जमा जीएसटी निकल जाएगा, ठीक है। पूछता भी है सरकार को जमा जीएसटी कैसे निकलेगा, तो बिक्री पर लिया जीएसटी माइनस आईटीसी घटा दो, और आईटीसी क्या है? खरीद पर दिया जीएसटी को आईटीसी बोलते हैं, ठीक हो गया। और बाकी वैसे समझने के लिए कहा मैंने, बाकी देख लेना, ठीक है। अब एक है जीएसटी IN नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडेनिफिकेशन नंबर, ठीक हो गया। आईटीसी का लाभ देने के लिए होता है ये, ठीक हो गया। आईटीसी का लाभ लेने के लिए ये जरूरी होता है, मतलब ठीक है, वरना उन्हें क्या पता सरकार को तुमने आईटीसी दिया है नहीं दिया है, क्या है मतलब ये, ठीक हो गया। तो उसके लाभ लेने के लिए जीएसटी नंबर बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये 15 अंकों का होता है, देखो जीएसटी नंबर होता है ना, किसी का 15 अंकों का होता है डिजिट, यूनिट नंबर होता है, ठीक है, जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी या व्यवसाय को दिया जाता है, ठीक है। जीएसटी नंबर में क्या कहते हैं ना, लगभग 15 डिजिट होते हैं, उसमें जो पहले डिजिट होते हैं 2, ये किसी राज्य के कोड को दर्शाते हैं, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे, ठीक है। पहले के 2 डिजिट पूछता है कि जीएसटी नंबर के पहले के 2 डिजिट किसी दर्शाते हैं, राज्य के कोड को दर्शाते हैं। दूसरा जो डिजिट होते हैं 10 अंक जो अगले होते हैं, ये क्या कहते हैं? पैन कार्ड को दर्शाते हैं, किसको? उसके पैन कार्ड को दर्शाते हैं, ठीक हो गया, 10 अंक, ठीक हो गया। उसके बाद कितने हो गए? टोटल 12 अंक हो गए। उसके बाद जो 13वां अंक होता है ना, ये 13वां अंक होता है, उसी पेन पर कितनी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो ये पैन कार्ड है ना, इस पर ही कौन से नंबर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो होता है इसमें, ठीक है, अगले में, ठीक हो गया। और जो उसके बाद अगला जो नंबर होता है 14वां, वो सामान्यतः हर किसी का जेड ही होता है, जेड, ठीक है। और जो उसके बाद अगला होता है हमारा अंतिम अंक, ये चेक डिजिट, क्या होता है? ये चेक डिजिट होता है, ये, ठीक हो गया, क्या होता है? ये चेक डिजिट होता है, ठीक है, ठीक है। चेक डिजिट इसका मतलब क्या होता है? इसका उपयोग मतलब जीएसटी IN की वैधता या क्या कहते हैं वैलिडिटी जांचने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक हो गया। चेक कोड बोलते हैं इसको, ठीक हो गया, मतलब कि उसकी जो जीएसटी IN की जो मतलब जीएसटी IN की जो वैधता है ना, वैलिडिटी, उसको जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक हो गया। एक होता है HSN, ठीक है, इस कोड से वस्तुओं की पहचान होती है, ठीक हो गया। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमिन क्लेचर इसको बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमिन क्लेचर इसको बोलते हैं, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमिन क्लेचर, ठीक है। वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए जैसे 4, 6, 8 इतने नंबर का कोड होता है, ठीक हो गया। जैसे चावल का अलग होगा, क्या तेल का अलग होगा, ये चीज, ठीक है। अच्छा, इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ने बनाया, ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ठीक है। और देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो टर्नओवर लिमिट होती है, ठीक है, अगर वस्तुओं गुड्स का व्यापार सामान्यतः राज्यों में 40 लाख वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, गुड्स का व्यापार में, मतलब वस्तुओं के व्यापार में, और कुछ विशेष श्रेणियों में 20 लाख रख रखा है, ठीक है। सेवाओं की बात करें तो सामान्य राज्यों में 20 लाख है, और विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख है, ठीक है। अब उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन, ठीक है, देखो ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व विलियम फ्रेजर को दिया था, ठीक बात है। 1815 में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ। गढ़वाल 2 भागों में विभक्त हुआ, अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार, ब्रिटिश गढ़वाल, और अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया, ठीक है। 1839 में कुमाऊं कमीशन के तहत ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन किया गया, ठीक है। और हमें पता है तराई जिले का गठन 1842 में हुआ, ठीक है। 19 परगने 125 पट्टियां कुमाऊं में कही गई, गढ़वाल में 11 परगने में 86 पट्टियां कही गई। 23 कमिश्नर बनी ब्रिटिश, और एक तो केल में था बना हमारा, टोटल 24 में केल में था। पहला था गार्डन के समय में कुमाऊं में 7 तहसील व गढ़वाल में 2 तहसील, ठीक हो गया। जून 1815 में खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी, ठीक हो गया। और इनकी सहायक ट्रेल ने अल्मोड़ा तथा श्रीनगर के मध्य 1815 में उत्तराखंड में डाक सेवा प्रारंभ कर दी थी, ठीक है। और ट्रेल जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक रहा, ठीक हो गया। वास्तविक संस्थापक ट्रेल को माना जाता है, ठीक हो गया। और कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया। ट्रेल और हॉल हेड के बीच एक प्रशासनिक सीमा को लेकर विवाद हो गया, जिसका निस्तारण 1825 में बुल्डरसन ने किया था, ठीक है। स्टेटिकल शेयर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क निर्माण का कार्य किया, भोटियों को लगान माफी दी थी, ठीक हो गया। और ईसाई होते हुए भी मतलब क्या कहते हैं हिंदुओं के प्रचार करने का आरोप इन पे लगाया गया था, ठीक हो गया। और भूटिया को लगान माफी इन्होंने दी थी। 1816 में इन्होंने अल्मोड़ा जेल बनाई, 1821 में पुणे जेल बनाई। 1816 में लिखा फौजदारी पुलिस की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर पे, ये मतलब सिविल पुलिस की। 1819 में 9 पटवारी पद ने सृजित किए। 1820 में ईस्वी में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट एवं स्टाम्प पेपर जारी किया और गोवती की छूट दी थी। 1822 में ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की। 1822 में कच्चर सेना बनाई इन्होंने। 1824 में डबल लॉग व्यवस्था इन्होंने लागू करी। 1824 में ही दास दासी बीटने की प्रथा समाप्त करी। 1817 में जार प्रथा इन्होंने समाप्त करी, ठीक है। 1870 की जो जार प्रथा थी ना, ये ऐसा था कि यार अगर किसी स्त्री का संबंध किसी दूसरे पुरुष के साथ है ना, और क्या कहते हैं, और उसके पहले पुरुष को पता चल गया है, तो मतलब क्या कहते हैं ना, उपपति क्या कहते हैं, जब उसे पता चल जाता है कि कोई इसका कोई बॉयफ्रेंड है, आप ये मान लो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करने वाला हुआ, उसका पहला पति उसको मारने के लिए चले जाने वाला हुआ। सिर्फ ये कहने वाला हुआ वहाँ पर भी थाने में कि मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, और उसको मार देने वाला हुआ, ठीक है। ये चीज़ था उसमें, ठीक है। जैसे जार प्रथा, उपपति प्रथा भी बोलते थे, ठीक है। तो 1817 में मतलब क्या कहते हैं, जार प्रथा को समाप्त कर दिया था। किसने? ट्रेल ने। बोला कि भाई अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको मृत्युदंड दी जाएगा, ठीक है। 1829 में सती प्रथा का अंत। 29-30 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किया। 1833 में ट्रेल के समय देशी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में, ठीक हो गया। 1835 में रुद्रप्रयाग से केदारनाथ
मठ से चमोली एक कर्ण से चांदपुर गणी तक सड़क निर्माण किया और 1 दिसंबर 1835 में सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद गोबान बना 1836 से 38 अनुभवहीन कमिश्नर के तौर पर आलोचना का सामना इसने करना पड़ा था। अयोग्यता की पुष्टि के लिए रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग अल्मोड़ा आए थे। इसकी 1837 में गोबान ने सदर अमीन का पद सर्जित किया था। ठीक है, 1837 में अल्मोड़ा में पहला पुलिस थाना बना। 1843 में देखो नैनीताल में, 1870 में रानी की बनी थे थाने। ठीक है, और बाल विक्रय और महिला विक्रय की प्रथा का अंत किया था गोबान ने। लुशिंगटन देखो 1838 से 1848। लुशिंगटन के समय 1849 में हडसलन ने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की। 1849 में कुमाऊं कमीशन के तहत पृथक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं 2 जिलों का गठन हुआ था। 1840 में लुशिंगटन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की थी। 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित हुआ। नैनीताल नगरीकरण का कार्य लुशिंगटन के समय शुरू हुआ। बेटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया गया था। बेटन ने 1840 में गढ़वाल व 1844 में कुमाऊं में बंदोबस्त कचरा सर्वेक्षण भर्ती करवाया। इसे 20 साल बंदोबस्त भी कहा गया। 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठन की गई और अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की। 1848 में बागेश्वर की गोमती नदी में पुल का निर्माण लुशिंगटन द्वारा किया गया। 1845 में लुशिंगटन द्वारा खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया गया। लुशिंगटन नैनीताल में मृत्यु हुई। 1848 के समय कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन थे। ये इनके संबंध में गुमानी पंत ने कुछ छंद पद भी लिखे थे। ठीक है, हॉलीवुड बेटन 1848 से 56 कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। 20 साल बंदोबस्त कराया इसने और शिक्षित पटवारियों की नियुक्ति 1849 में अल्मोड़ा दवाखाने की शाखा जो है पिथौरागढ़ वाघाट में भी स्थापित कर दी। 1850 में बमूरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण हुआ। बेटन ने नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास भी किया। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रेवरेंड ने की थी और कमिश्नर स्टेसी द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण इसने कराया था। 1853 में श्रीनगर में पूर्ण करवाया था। 1855 में बेटन के समय कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल में स्थानांतरित किया गया। फिर रेमजे 56 से 84 तक रहे थे। विभिन्न 44 वर्ष तक रहे थे विभिन्न पदों पर। ठीक है, 48 वर्ष कमिश्नर के रूप में रहे थे। डलहौजी के सचिव 48-56 लुशिंगटन की बेटी से हुआ था। 1844 में सेवानिवृत्ति के बाद 1892 तक अल्मोड़ा में रहे थे। बेताज बादशाह मुकुट रहित राजा ने कहा गया भारत का विश्वकर्मा और निर्माता। कुमाऊं में अंग्रेजों को बचाने का विरोध। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। 1858 में हिल रेजिमेंट की स्थापना। 4 महीने के अंतराल के बीच अल्मोड़ा व भावर के नियम में निवास करते थे। ठीक है, रेमजे ने तराई भावर के विकास हेतु नहरों का निर्माण तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में की। 1867 में नैनीताल में भूस्खलन का पता लगाने के लिए हिलसाइड कमेटी इन्होंने गठित की। 1880 में भूस्खलन में 151 लोग मारे गए थे, जिसके बाद निकासी नालियां बनाई गई। 1880 में भी आया भूस्खलन। ठीक है, और 1867 में निवासी नैनीताल में भूस्खलन का पता लगाने के लिए हिल साइड कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, 1863 ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त हुआ। कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया। 1848 में गणेश की गैर नामक स्थान पर रहने की व्यवस्था बनाई। ठीक हो गया, और 1854 में कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी इन्होंने करी। ठीक हो गया, आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया। रेमजे ने स्वयं कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए 1858 में ठेकेदारी प्रथा को में समाप्ति किया। 1861 में जंगलात बंदोबस्त वनों के बचाव में संवेदनशीलता लाने का श्रेय रेमजे को दिया जाता है। 1868 तक कंजर्वेटर के पद पर ही रहे थे। अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 को पारित किया गया, जिसकी नियम 6 के तहत 1931 को कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन किया गया। रेमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 ईस्वी को भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण किया। मार्शल लॉ न्यायालयों की स्थापना 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में ठीक हो गया इन्होंने करी थी। 1857 में नैनीताल का फांसी गदेरा क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए बनाया था इन्होंने, मतलब फांसी दी थी फांसी गदेरा में नैनीताल में 1857 के जितनी भी क्रांतिकारी थे। राज्य पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1874 में इनके द्वारा की गई। 8 कुमाऊं कमिश्नर जी रॉय 1885-87 में जब बनी थे तो इनके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन के समय कमिश्नर कैंपबेल थे 1906 से 64 के रहे। पी विडम हमारे 1964 से 21 तक कुली बिगार संयोग आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध इनके समय पे होता। मी स्टाइफ इनके समय 1929 में सरकार ने नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया। डब्ल्यू वर्चन 1935 से 39 बॉडी में वर्चन कांड 1930 में हुआ। 22वां कमिश्नर जेसी एक्टन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 23वां कमिश्नर डब्ल्यू फिलिन था स्वतंत्रता के समय तक ठीक हो गया 1943 से 46 तक। शिक्षा व्यवस्था सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्युलर स्कूल की स्थापना की। 1854 में शिक्षा के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया। 1857 में कुमाऊं में शिक्षा विभाग स्थापित हुआ, जिसका नाम कुमाऊं सर्किल रखा गया। 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज, 1878 में सेंट मेरीज कॉन्वेंट, 84 में वैली हाई स्कूल, 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज, 1871 में रेमजे हाई स्कूल अल्मोड़ा। इंग्लिश शिक्षा का श्रीग्रेस करने का श्रेय जाता है इसको रेमजे हाई स्कूल को। कुमाऊं में सर्वप्रथम 1871 में शिक्षा इंस्पेक्टर मेजर गार्डनर की जगह बुद्धि वल्लभ पंत नियुक्त हुआ। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्री बुद्धि वल्लभ पंत को ही जाता है। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं के लेखक जी.आर. काला थे। ठीक है, और 1826 में ट्रेन ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित किया। ठीक है, ये ब्रिटिश काल का वन प्रबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। 1826 में ट्रेन ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित किया। एक साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रकार सरकारी वनों की नींव पड़ी। 1858 रेमजे ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया, जिसके लिए 1861 में रेमजे ने वन बंदोबस्त किया और वन संरक्षण के नियम बनाए। ठीक है, 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की। प्रथम महानिरीक्षण ब्रिटिश बैंडिस को बनाया गया। ब्रिटिश बैंडिस की सलाह पर वन अधिनियम 1865 पारित हुआ। 1868 में कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना हुई। 1890 में चीड़ वृक्षों में लिशा टिपान का कार्य शुरू हुआ। 1893 में सभी बिना भूमि को संरक्षित वन घोषित किया। 1902 में अधिसूचना गर्भ भीम ताल, नौकुचे ताल, सात ताल, बलवा ताल में लाइसेंस से बिना मछली पकड़ना वैध कर दिया। 1903 में कुमाऊं कमिश्नरी के 3 संरक्षित वनों को 2 भागों में बांटा गया, बंद सिविल वन, खुली सिविल वन। 1869 में ब्रिटिश गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई। गढ़वाल में वन को 4 भागों में बांटा गया, पाटलिपुत्र के वन, चंडी के वन, कोटलीगुन के वन, उदयपुर के वन। नेल्सन वन अधिकारी वन भूमि को एबीसी वर्ग में बांटा था। 1954 में गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा, उत्तरी वन, दक्षिणी वन। 1924 में दोनों डिवीजनों को एक कर दिया गया। 1916 में ऑस्मास्टर ने उत्तरी गढ़वाल और भोला ने दक्षिणी गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। 1916 में वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना हुई, जिसके सचिव गोविंद वल्लभ थे। और ब्रिटिश कुमाऊं खेती व उद्यान की बात करें तो राज्य में सेब की खेती 1860 के दशक में चौबटिया में सरकारी उद्यान की स्थापना के बाद शुरू की गई। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 में हुई, जिसके प्रथम सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू क्रा थे। सर्वप्रथम क्या कहते हैं देहरादून में आलू
की खेती 1823 में मेजर यंग द्वारा की गई। रेमजे ने आलू की खेती को कुमाऊं में प्रसारित किया था। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 को जॉलीकोट में आलू के उन्नत किस्म बीजों के लिए की गई, जिसका कार्यभार नॉर्मन गिल को सौंपा गया। नॉर्मन गिल एक वनस्पति शास्त्री था। इसे आलू की प्रजाति लौंग की पर को कुमाऊं में लाने का श्रेय जाता है। नॉर्मन ने इटली में सफ़ेद व काले अंगूर की प्रजाति मंगवाई। गिल ने हॉलैंड से केसर के बीज मंगवाकर जॉलीकोट व नैनीताल में लगवाए थे। नॉर्मन गिल के कार्यकाल को कुमाऊं में बागवानी विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और जनरल व्हीलर ने घोड़ाखाल तथा डोरियाज ने रामगढ़ में फलों के उद्यान लगाए थे। उत्तरकाशी की हरसिला बागवानी फलों की शुरुआत फ्रेडरिक विल्सन ने की, जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं सेब की विल्सन प्रजाति को विकसित किया था। ठीक हो गया। और चौबटिया उद्यान में ने 1932 को हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। 1943 में बहाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई। ब्रिटिश काल में माल एक भूमिकर व शायर गैर कृषि राजस्व कर होता था। चाय 1824 में ब्रिटिश लेखक विशव हेवर ने कुमाऊं में चाय की खेती करने का सुझाव दिया था। और उत्तराखंड में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम 1830 में प्रारंभ हुआ। और अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम डॉक्टर फॉकलैंड ने बगीचा बनवाया और कुछ चाय के नमूने अपने साथ इंग्लैंड ले गई। फॉकलैंड ने कुमाऊं में चाय की समानता चीन से आयात होने वाली उलांग चाय से की थी। और 1928 में नैनीताल जिले में यूरोपीय द्वारा लगाए गए 5 चाय बागान निम्नलिखित हैं, जैसे बहाली में मिस्टर न्यूटन का, और मूलियन का, भीमताल में मिस्टर जोन्स का, रामगढ़ में मिस्टर डोरियास का, कोलाखाल में जनरल व्हीलर का। नॉर्मल गिल ने कुमाऊं में बेलार्डना की खेती शुरू की गई। ठीक है, नॉर्मल गिल ने कुमाऊं में क्या कहते हैं बेलार्डना की खेती शुरू की थी। ठीक है, जैसे कुछ नियम बने थे इनके समय पे ब्रिटिश काल में। क्या 1917 में कुमाऊं जल नियम बना था। जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधिनियम बनाया गया। फिर कुमाऊं जल नियम 1930 नियम 1917 में सुधार किया गया। इनमें घाटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1858 के अनुसार कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर तथा पटवारी को एसआई का अधिकार दिया गया था। 1831 में तराई क्षेत्र में बुलडनसन ने बंदोबस्त किया। घाटों का सर्वप्रथम कर ब्रिगेड द्वारा बनाया गया। कैप्टन जोन्स ने सन 1861 में कुमाऊं में नहर प्रणाली विकसित की। काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली विकसित की। भूमि बंदोबस्त की बात करें तो ब्रिटिश शासन में 12 भूमि बंदोबस्त किए। ट्रेल ने 7 बंदोबस्त किए। ठीक हो गया। 1880-1823 में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त का निर्धारण किया। इसने गाँव में जाकर भूमि की नापजोख व सीमा का निर्धारण किया। इसे 80 भी कहते हैं। 64,900 लगान की राशि इसमें तय की गई थी। 1829 में ट्रेल ने छठवां ब्रिटिश का बंदोबस्त कराया था, जो तरमीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ट्रेल के बाद ब्रिटेन का 20 साल बंदोबस्त की विशेषता यह थी कि हर गाँव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा। ठीक है, 1 रुपये बीसी लगान की दर तय की गई। नवा बंदोबस्त 1863 ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त कराया गया, जिसे विकेट बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। विकेट ने भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया। विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। तालाब भूमि, नदी घाटियों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो, उपराव अव्वल, पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंची स्थानों की भूमि, उपराव द्वितीय द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि, इजराइल निम्न श्रेणी, उबड़ खाबड़ भूमि, कंटीली खील भूमि। 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में गढ़वाल में बच्चन के नेतृत्व में हुआ। यह बंदोबस्त ब्रिटिश काल का अंतिम इसमें ब्रिटिश सरकार ने राजस्व में 20% तक की वृद्धि में सफलता पाई थी। हो गया। बाकी हमारा जो हुआ था 12वां भूमि बंदोबस्त 1960-64 में हुआ था। ये तो भारत के उससे हुआ था। ठीक हो गया। मतलब हमारे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें 3 एक बट्टा 8 एकड़ जमीन भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया था किसान को। ठीक हो गया।